देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम जो टर्म आया है ना, मोमेंटम क्या होता है, तो यह कितना मोशन किसी ऑब्जेक्ट में है। इट इज द अमाउंट ऑफ और क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए ऑब्जेक्ट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके अंदर कितना क्वांटिटी में मोशन है उसको काउंट करने के लिए किसका यूज करते हैं, मोमेंटम का। और सेकेंड लॉ न्यूटन का कहता है, वहां से हम लोग को पता है P इज इक्वल टू होता है m into v। P क्या हो गया, मोमेंटम ऑफ द बॉडी, m हो गया मास ऑफ द बॉडी, और v हो गया वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, बताए थे कि मोमेंटम जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमको फोर्स लगाना होगा उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। ट्रेन धीरे से आ रहा है, स्पीड कम है, तो मोमेंटम उसका कम होगा। जब मोमेंटम कम होगा तो उसको रोकने के लिए फोर्स भी कम लगाना होगा। एक ट्रक बहुत तेजी से आ रहा है, हमको उसको रोकना है तो फोर्स बहुत ज्यादा लगाना होगा। क्यों? क्योंकि जब स्पीड ज्यादा होगा तो मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मोमेंटम तो पढ़ ही नहीं है। अब लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऐसे समझ लो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, पढ़ते हैं ना, जंगलों का संरक्षण करना चाहिए, कंजर्वेशन करना चाहिए। कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण, ठीक है। कंजर्व मतलब जो है वही है, ठीक है, ऐसे समझ लो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो दो स्टूडेंट है ए और बी, इसके पास मान लेते हैं 12 रुपीज और इसके पास मान लेते हैं 5 रुपीज, ठीक है। अभी दो स्टूडेंट क्लास में है, ठीक है। अब दो स्टूडेंट क्लास में है तो एक के पास 12 रुपीज है, एक के पास 5 रुपीज है। तो अब कहा कि टोटल मनी क्लास में कितना होगा, तो ए प्लस बी यानी कितना, 17 रुपीज होगा। अब क्लास में अगर मनी है, अगर मनी को क्लास से बाहर नहीं ले जाएंगे या कोई बाहर से नहीं आएगा तो अंदर में हम कितना भी बांट ले, टोटल अमाउंट जो क्लास के अंदर मनी का रहेगा क्या रहेगा, सेम। जैसे मान लो यह इसको दे दिया 7 रुपीज, ठीक है, या मान लो 5 रुपीज और दे दिया, तो ये इसको दे दिया 5, तो इसके पास कितना बच जाएगा 7, लेकिन इसके पास 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। तो अभी भी कितना है, छोड़ो उससे मतलब नहीं है। मान लो दो दोस्त है, ठीक है, एक के पास 100 रुपीज है, एक के पास 70 रुपीज है। तो अगर एक के पास 100 है, दूसरे के पास 70 है, तो 100 और 70 कितना हो गया, 100 और 70 टोटल दोनों के पास मिला के 170 है। अब कहा कि 70 वाला क्या करता है, 30 रुपीज दे दिया इसको, तो ये हो जाएगा 130 और ये 30 दे देगा तो कितना हो जाएगा 40। लेकिन अभी भी दोनों के पास कुल मनी कितना होगा 170, मतलब कंजर्व है ना। हाँ, भले एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है लेकिन नेट अमाउंट जो मनी है वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कंजर्व है। जैसे अभी बताया क्या, 10 स्टूडेंट है, सबके पास बहुत सारा मान लो पैसा है। अब क्लास के अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा और क्लास के बाहर से कोई अंदर नहीं आएगा, तो क्लास में कितना भी हम बंटवारा कर लेंगे टोटल मनी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। वही बात मोमेंटम में होता है। कहा क्या कि दो ऑब्जेक्ट जब आपस में कोलिजन करेगा तो कोलिजन के पहले दोनों का मोमेंटम और कोलिजन के बाद दोनों का मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। ऐसे समझ लो, देखो समझाते हैं, ध्यान से देखना। कंजर्वेशन का मतलब हो गया जितना पहले है उतना ही बाद में भी रहेगा। टोटल जो अमाउंट है मोमेंटम का वह सिस्टम का पहले भी उतना ही रहेगा, बाद में भी उतना ही रहेगा। ऐसे समझ लो, ठीक है। जैसे मान लो एक ट्रक है और एक कार है, तो अभी दोनों मूव कर रहा है, ट्रक इधर की तरफ और कार इधर की तरफ। तो टकराने से पहले दोनों टकराएगा, एक समय आएगा जब दोनों कोलाइड करेगा, तो कोलिजन से पहले इसका मोमेंटम निकालते हैं। इसका मोमेंटम मान लिए P1, इसका मोमेंटम मान लिए P2, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू P1 प्लस P2, जितना भी होगा मान लेते हैं। सिस्टम का मोमेंटम कितना होगा, P1 प्लस P2 टकराने से पहले। दूसरा केस कहा कि जब ये दोनों कोलाइड कर जाएगा, तो कोलाइड कर जाएगा तो किसी का स्पीड कम हो जाएगा, किसी का स्पीड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो मोमेंटम तो चेंज होगा दोनों का। मोमेंटम इसका मान लेते हैं, ट्रक अगर कार से टकराएगा तो ट्रक का स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा, इसका मोमेंटम थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन जितना मोमेंटम इसका कम होगा सर आपका आवाज नहीं आ रहा। आप म्यूट हो गए।
ऐसे समझ लो, एक के पास 100 रुपीज है, एक के पास 30 रुपीज है। अगर ये 20 रुपीज इसको देता है तो ये लेगा कितना? 20 ही ना। अगर ये -20 तो इसमें कितना होगा? +20। कहने का मतलब ट्रक का जितना मोमेंटम कम होगा उतना ही मोमेंटम इसका बढ़ेगा। अब टोटल ऐड कर दो, तो पहले था कितना देखो, टकराने से पहले 130, टकराने के बाद इसका कितना बच गया? 80, लेकिन इसका कितना हो गया? 50। अब निकालो, अभी भी मोमेंटम कितना? 130। तो देखो, टकराने से पहले भी मोमेंटम सिस्टम का वही रहेगा और टकराने के बाद भी मोमेंटम सिस्टम का मोमेंटम सेम रहेगा। हाँ, इसका मोमेंटम कम हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर टोटल मोमेंटम को काउंट करेंगे तो वह मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कहने का मतलब, क्लास में बताया ना कि बहुत सारे स्टूडेंट के पास पैसा है, हम कितना भी आपस में बांट ले, टोटल जो अमाउंट होगा क्लास के अंदर वह हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा। अगर कोई बाहर से लाकर नहीं देता है या फिर अंदर वाला बाहर नहीं जाएगा तो क्लास को बंद कर देते हैं। क्लास के अंदर बैठे हम पैसा अगर काउंट करेंगे, ठीक है, तो कितना भी हम ट्रांसफर कर लेंगे, टोटल मनी क्या होगा? हमेशा सेम रहेगा। वही बात मोमेंटम में है, दो ऑब्जेक्ट टकराएगा तो मोमेंटम दोनों का बदलेगा, लेकिन टकराने से पहले जो टोटल दोनों का मोमेंटम था और टकराने के बाद जो दोनों का मोमेंटम होगा वह हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। याद रखना, इसी को हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और अच्छे से समझेंगे। देखो, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, पता ही है। कहा क्या? when two bodies or more bodies act upon one another their total momentum remains constant provided no external forces are acting on it। समझ लो, पहले ही एग्जांपल बताया कि क्लास के अंदर अगर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सबके पास हम पैसा अगर काउंट करेंगे तो हमेशा उतना ही रहेगा, टोटल मनी हमेशा उतना ही रहेगा, भले एक दूसरे में कोई बांट ले। लेकिन ऐसा कब होगा? जब बाहर से कोई अंदर नहीं आए या अंदर वाला बाहर ना जाए, तो वही बोला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। ठीक है, when two or more bodies act upon one another, मतलब एक या दो सॉरी, कम से कम तो दो होना चाहिए, टकराएगा तो मिनिमम कितना होना चाहिए? दो, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, तो मिनिमम दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो लिख लेना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? when two or more bodies act upon one another। ठीक है, ठीक है, when two or more bodies act upon one another कहने का मतलब दो ऑब्जेक्ट या दो से अधिक ऑब्जेक्ट जब आपस में टकराते हैं, ठीक है, कोलिजन होता है उनका, तो देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल, ठीक है, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। कहा क्या? टकराने के पहले और टकराने के बाद टोटल जो मोमेंटम होता है उसमें कोई चेंज नहीं। हाँ, हम टकरा गए तो हमारा स्पीड कम हो जाएगा तो अगला का स्पीड ज्यादा हो जाएगा, अलग बात है। मोमेंटम ट्रांसफर भले हो गया, एक दूसरे से, एक से कम गया तो दूसरे में चला गया। अब मान लो हम किसी को 20 रुपीज देंगे तो उसके पास कितना इंक्रीज करेगा? 20 ही ना, क्योंकि देंगे जितना उतना ही ना मिलेगा, लेकिन टोटल हम दोनों के पास क्या रहेगा? सेम रहेगा। वही बात यहाँ का, जब दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे एक्शन करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, कोलिजन करते हैं, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। उनका टोटल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होता है। जितना टोटल मोमेंटम टकराने से पहले था उतना ही मोमेंटम टकराने के बाद भी रहेगा। हाँ, अलग अलग चेंज हो जाएगा। जैसे क्लास में पैसा किसी को दे दिए तो हमारे पास कम हो गया, उसके पास ज्यादा हो गया, अलग बात है, लेकिन क्लास का जो अमाउंट होगा टोटल वह हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसमें एक टर्म देखो, कंडीशन क्या लगा रही है? प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्सेज, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आना चाहिए। अगर बाहर से फोर्स लग जाएगा तो सिस्टम का मोमेंटम इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड लिख लेना जरूरी है। प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स acts on the body। ठीक है, लिखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है क्या? कि जब दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे पे एक्शन करते हैं, कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, तो टोटल मोमेंटम कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब नहीं बदलता, फिक्स रहता है, कंजर्व रहता है। ये टोटल मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट कब रहेगा? जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। अगर बाहर से मान लो कि एक ट्रक एक कार टकरा गया तो
तो उसका सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर कोई ट्रक को पीछे से और आके धक्का मार दिया या कोई और पीछे से फोर्स लगा दिया कार पे, तब मोमेंटम सिस्टम का चेंज हो जाएगा, क्योंकि बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स लग गया। तो एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो एक्स्ट्रा फोर्स अगर नहीं लगता है तो सिस्टम का मोमेंटम जो टकराने से, कोलिजन से पहले था, वही सिस्टम का मोमेंटम टकराने के बाद भी होगा। ठीक है, लिख लिया बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। When two or more bodies act upon one another, जब दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे एक्शन करते हैं, टकराते हैं एक दूसरे से, तो उनका टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, प्रोवाइडेड, बशर्ते कि उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। अगर एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो नहीं होगा। अगर बाहर से कोई पैसा आके दे दिया क्लास में, तो क्लास में जो अमाउंट था टोटल, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। कोई बाहर से लेकर चला गया तो डिक्रीज कर जाएगा। तो बाहर से कोई नहीं आना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। बस इन दोनों के जो फोर्सेज हैं वही होने चाहिए। दोनों टकराएगा, दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाएगा, वही होना चाहिए। कोई एक्सटर्नल तीसरा ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। जो सिस्टम है बस उसी का फोर्स होना चाहिए। कोई एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा तो यह कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसी को दर्शाया है। समझ लो एक कार है, ठीक है, और एक यहाँ पे बस है। अब यह कार है, इसका स्पीड कितना मान लेते हैं? u1, इसका मास कितना? m1, इसका मास मान लेते हैं m2, और इसका स्पीड, इनिशियल स्पीड कितना? u2। तो बिफोर कोलिजन, टकराया नहीं है, अब कार भी चल रहा है, बस भी चल रहा है, ठीक है। तो इस समय सिस्टम का लिखते हैं बिफोर कोलिजन, ठीक है। मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखना, मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले लिखते हैं मोमेंटम। अगर मान लो अलग अलग मोमेंटम लिखते हैं तो कार का मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो यह जो होगा p इनिशियल, ठीक है, लिखते हैं टकराने से पहले इनिशियल, तो क्या हो जाएगा? इसका सिस्टम का मोमेंटम m इनटू v। तो m कितना है? m1, और v कितना है? वेलोसिटी कितना है? u1। अब इसमें ऐड कर देंगे, किसमें ऐड कर देंगे? तो बाहर वाले का मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो m2 इनटू u2, दोनों को ऐड कर दिए, यही मोमेंटम हो जाएगा p इनिशियल। लिख लेना p इनिशियल, आई लेना है p इनिशियल का मतलब शुरुआत में मोमेंटम सिस्टम का कितना होगा? तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, याद रखना, ठीक है। इस समय सिस्टम का मोमेंटम कितना हो जाएगा? इन दोनों को टकराने से पहले दोनों को मोमेंटम को ऐड करेंगे तो आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। ये हो गया सिस्टम का मोमेंटम बिफोर कोलिजन। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? टकराने से पहले इसका मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो मास m1 वेलोसिटी u1, इसका मोमेंटम मास m2 वेलोसिटी u2, तो m2 इनटू u2, m1 इनटू u1, दोनों का टोटल मोमेंटम, तो दोनों को जोड़ दिए m1 u1 प्लस m2 u2। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है ना? अब इसके बाद मान लेते हैं दोनों टकरा गए, तो टकराने के बाद स्पीड चेंज हो जाएगा। एक का स्पीड धीरे हो जाएगा, एक का स्पीड ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मास तो नहीं चेंज होगा। तो इनिशियल स्पीड इसका u1 माने है, इसका u2 माने है, ठीक है। चलो लिख लो जल्दी से, फिर मिटाते हैं इसको। हो गया बेटा?
देख अब तो मास तो बदलेगा नहीं, टकराने के बाद ऑब्जेक्ट का मास नहीं बदलेगा, स्पीड चेंज हो जाएगा। तो अब स्पीड चेंज हो गया तो मान लेते हैं इनिशियल स्पीड u1 था तो फाइनल स्पीड इसका हो गया v1, इसका स्पीड u2 था तो फाइनल स्पीड हो गया v2। ठीक है, अब देखते हैं मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब क्या लिखेंगे आफ्टर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन यानी p फाइनल, तो p फाइनल कितना हो जाएगा देखो, तो m1 अब यहाँ पे क्या आ जाएगा v1, स्पीड v1 में हो गया और यहाँ पे m2 इनटू क्या हो जाएगा v2। तो अब सिस्टम का मोमेंटम हो जाएगा, पहले था m1 u1, अब हो जाएगा कितना m1 v1 प्लस m2 v2। आफ्टर कोलिजन यही हो जाएगा मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, सिस्टम का मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2, सिस्टम का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2। मास नहीं बदलेगा, स्पीड बदल जाएगा। तो इनिशियली इसका स्पीड कितना था u1, टकराया तो कितना हो गया v1, इसका इनिशियल स्पीड था u2, टकराने के बाद कितना हो गया v2। तो इनिशियली मोमेंटम m1 u1, इसका मोमेंटम m2 u2, फाइनल हो गया m1 v1 और इसका m2 v2। तो वही बात है, क्लास में जैसे पैसे अगर हम बांट दिए सारे के अंदर तो किस टोटल कांस्टेंट रहेगा, हाँ इंटरनल चेंज हो जाएगा। पहले इसका मोमेंटम m1 u1 था, अब हो जाएगा m1 v1, तो इसका अमाउंट चेंज होगा लेकिन जितना इसका कम होगा उतना ही इसका ज्यादा होगा, यानी नेट चेंज कितना होगा 0। हम अगर किसी को 10 रुपए देते हैं तो उसके पास अगर हमको -10 रुपीज लॉस हो रहा है तो गेन उसको कितना होगा +10, यानी टोटल कितना हो गया 0। हम -10 दिए तो +10 लिया। उसी तरह से जितना ही एनर्जी देगा, जितना ही फोर्स देगा उतना ही लेगा, तो जितना ही मोमेंटम इसका लॉस होगा उतना ही इसको गेन होगा। तो अगर मान लो कि 20 जूल मान लेते हैं एनर्जी है, लूज करता है तो गेन कितना करेगा -20 करेगा तो +20, तो नेट कितना हो जाएगा 0। उसी तरह से यहाँ पे आप मोमेंटम लिख दिए। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है क्या देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है, अच्छा डिराइव किया, ठीक है तो डिराइव किया तो डिराइव करते हैं। Suppose a truck and a car collide for short time t, मान लेते हैं एक तूने क्या कहा गेलो रे मैं क्या कहा Suppose the truck and the car collide for short time t, मान लेते हैं ट्रक और कार था t टाइम के लिए कोलाइड किया, ठीक है। Due to collision the velocity car will change, टकराए मैंने खाना एक ही नहीं है वो डबल चेंज कर दिया इसका मास कितना मानते हैं m। ये भी अच्छा यहाँ पैसा पहले दे देना
बोलुआ ठीक रहा मत पैसा नहीं दिया था सर। कुछ नाम है चलो देखो, तो हम मान लेते हैं, ठीक है, शुरू में मोमेंटम तो निकाल ही लिए, इसका इनिशियल स्पीड u1 था, टकराने के बाद कितना हो गया v1, इसका स्पीड u2 था, टकराने के बाद कितना हो गया v2। तो पहले देखो हम लिख सकते बता चुके हैं इनिशियल मोमेंटम कितना होगा m1 u1 प्लस m2 u2, यह सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम हो गया, ठीक है। और सिस्टम का फाइनल मोमेंटम हम निकाल लिए, कितना हो गया m1 v1 प्लस m2 v2, यही ना है। अब हमको बस प्रूव करने आएगा कि बताइए दोनों इक्वल होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि सिस्टम का मोमेंटम पहले कोलिजन के और सिस्टम का मोमेंटम कोलिजन के बाद दोनों क्या होगा इक्वल होगा, यानी कि हमको प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू दिस, यही प्रूव करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे प्रूव करेंगे। देखो, suppose that during the collision the truck exerts a force F1 on the car and in the turn the car exerts a force F2 on the truck, ठीक है। मान लेते हैं ऐसे कंडीशन, देखो इधर से ट्रक है और इधर से कार, ठीक है। तो मान लेते हैं ट्रक कार पे कितना फोर्स लगाया F1, ट्रक अगर टकराएगा तो F1 फोर्स लगाएगा, तो कार भी तो फोर्स लगाएगा, यह फोर्स कितना लगाया F2। तो कहा क्या अगर मान लेते हैं F1 फोर्स लगाया तो कार का एक्सीलरेशन होगा ना। और सेकंड लॉ हम पढ़े हैं क्या होता है F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यही ना होता है। तो एक्सीलरेशन होगा कितना, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास कितना है F1 कितना हो जाएगा m1 इनटू a1, तो a1 सॉरी a2 ना, ध्यान से देखो, एक ट्रक है दूसरा कार, मान लेते हैं ट्रक इसमें कितना फोर्स लगाया F1 फोर्स लगाया कार पे, ठीक है। अगर टकराया तो ट्रक F1 फोर्स लगाया, तो ट्रक अगर कार पे F1 फोर्स लगाएगा तो कार कितना फोर्स लगाएगा F2 फोर्स लगाएगा। तो मान लेते हैं कार में एक्सीलरेशन हुआ, तो कार का एक्सीलरेशन कितना होगा a2 ना, हमको पता है इसमें एक्सीलरेशन कितना हो गया a1 और इसमें एक्सीलरेशन कितना हो गया a2। मान लेते हैं दोनों t टाइम के लिए टकराया, तो t टाइम के लिए टकराया तो a2 का वैल्यू एक्सीलरेशन क्या होता है, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बता देते हैं। देखो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है v माइनस u बाई t, तो इसका एक्सीलरेशन निकालेंगे a2, तो a2 इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनल इसका वेलोसिटी u1 से कितना हो गया सॉरी u2 से v2, और ये कितना हो गया q1 से हो गया v1, इसका मास कितना है m1, इसका मास कितना है m2। तो इसका एक्सीलरेशन लिखते हैं, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है देखो v माइनस u बाई t, तो रखते हैं v फाइनल इसका कितना है v2, u इनिशियल कितना है u2, टाइम कितना लगा t, तो यही इसका एक्सीलरेशन होगा। सेकंड कार का जो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन के फॉर्मूला से पहले समझो, देखो एक मान लेते ट्रक है अभी कार है, ठीक है। तो ट्रक अगर इधर से आ रहा है, कार इधर से आ रहा है, या पीछे की तरफ ही जा रहा है, तो जब भी दोनों कोलाइड करेगा तो ट्रक फोर्स लगाएगा, तो ट्रक के फोर्स यह ट्रक टकराएगा, इसके फोर्स कितना लगाएगा F1 मान लीजिए, तो कार भी तो फोर्स लगाएगा, हाँ कम लगाएगा लेकिन लगाएगा।
ट्रक अगर फोर्स लगाया F1 तो कार कितना फोर्स लगाएगा F2। तो अब F1 फोर्स लगा किस पे, कार पे। तो कार पे जब फोर्स लगेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन होता है, धक्का देते हैं ना तो गाड़ी का स्पीड चेंज होता है, फोर्स लगाते हैं तो अगर इस पे F1 फोर्स लग रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन होगा, तो इसका एक्सेलरेशन मान लीजिए A2। अब यह F2 फोर्स लगाएगा तो इसमें भी एक्सेलरेशन होगा, तो इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, ऑब्जेक्ट पहला है तो A1 होगा, ठीक है। तो अब A2 का वैल्यू निकालते हैं। तो A2 एक्सेलरेशन का सिंपल फार्मूला होता है A = V - U by T। तो यहाँ A2 तो सब 2 होगा, V2 U2 by 2, T तो दोनों के लिए सेम होगा, यही लिखें। सेकंड एक्सेलरेशन जो होगा, कार में एक्सेलरेशन कितना होगा टकराने की वजह से, V - U by T, यहाँ तक ठीक है। अब कहा गया फोर्स = हम लोग पढ़ रहे हैं, यह जो एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, F1 ना, F1 मार रहा है, फोर्स कौन लगा रहा है, F1। तो F1 के कारण से A2 हो रहा है। तो फोर्स का डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़े हैं, फोर्स = होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फोर्स है F1, मास होगा m2 और एक्सेलरेशन होगा A2। दूसरे पे ना देखो, फोर्स लग रहा है F1 के, लेकिन लग रहा है किस पे, 2 ऑब्जेक्ट पे, कार पे, तो उसको 2 माने हैं। तो F1 = क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास है सॉरी F1 जो फोर्स है, F1 लग रहा है कार पे, तो कार पे F1 लग रहा है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो कार का मास कितना है m2 और एक्सेलरेशन कितना है A2। तो F1 = हो जाएगा m2 * A2, ठीक है। तो अब यहां से A2 का वैल्यू रखेंगे, तो F1 = क्या लिखेंगे, F1 = लिखेंगे m2 * V2 - U2 by T, यही होगा। जो F1 फोर्स लगेगा किसके बराबर होगा, तो F1 = m2 * A2 का वैल्यू, यहां से एक्सेलरेशन कितना होगा दूसरे ऑब्जेक्ट पे, कार पे, तो V2 - U2 by T, यहां तक ठीक है। अभी लिख रहे हैं सिर्फ उस पे, कार पे, फिर लिखेंगे किस पे, F2 की वजह से ट्रक पे, ऐसे ही लिखेंगे। यहां तक ठीक है, हो गया। अब देखो इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखो F2 लग रहा है, F2 कौन लगा रहा है, कार लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, ट्रक पे। तो ट्रक का एक्सेलरेशन लिखते हैं A1 = V1 - U1 by T, यही होगा फर्स्ट एक्सेलरेशन। अब इसका मास कितना है m, तो यहाँ फोर्स लग रहा है F2, तो F2 = m1 * A1। तो m1 का वैल्यू कितना है m1, और A1 का वैल्यू पता है V1 - U1 by T, ये दूसरा हो गया। चलो इतना ज्यादा लिखा हुआ है इसलिए नहीं समझ में आ रहा है, देखो ऐसे समझिए, ट्रक है और इधर क्या है, कार है। तो ट्रक जब टकराएगा तो यह इधर टकराएगा, ठीक है। तो ट्रक जब टकराएगा तो इसका मास कितना मान लेते हैं m1, तो ये फोर्स कितना लगाएगा F1, तो इससे फोर्स लगेगा ना, इसका मास कितना है m2, ठीक है। तो इसमें एक्सेलरेशन होगा A1 और इसमें एक्सेलरेशन होगा A2, लेकिन ट्रक लगा है F1, तो F1 एक्सेलरेशन किसमें प्रोड्यूस कराएगा, इसमें कराएगा, और कार लगाएगा जो फोर्स, उसको हम क्या कहेंगे F2, तो F2 इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराएगा। तो F1 के कारण एक्सेलरेशन किसमें होगा, यह फोर्स लगाएगा एक्सेलरेशन इसमें ना, धक्का ही लगाएगा तो एक्सेलरेशन इसमें होगा। तो F1 फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन हमको पता है F = होता है m * A। F1 लग रहा है दूसरे पे ना, तो m2 * A2, तो दूसरे का एक्सेलरेशन तो पता ही है, F1 = हो जाएगा m2 * V2 - U2 by T, यहाँ पे ठीक है। कार के लिए लिखे जो पहला केस था, ठीक है। अब तो समझ में आया होगा, F1 लगा रहा है ट्रक, लेकिन किस पे लगा रहा है, कार पे, तो एक्सेलरेशन कार में होगा। तो अब लिखेंगे फोर्स लग रहा है कार पे, तो F1 = मास ऑफ कार इनटू एक्सेलरेशन ऑफ कार, तो मास ऑफ कार m2
और एक्सीलरेशन ऑफ कार a2 तो पता है फॉर्मूला से फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम t टाइम के लिए टकराया है। अब लिखते हैं, देखो F2 लग रहा है ट्रक पे, तो F2 जो ट्रक पे लग रहा है ट्रक में एक्सप्रेशन प्रोड्यूस कराएगा, तो ट्रक के लिए लिखेंगे F2 इज इक्वल टू लिखेंगे तो m1 into a1। अब m1 हमको पता है m1 ये रहेगा, a1 पता है v1 minus u1 टाइम पे इसमें t, F2 यहां से लिख लो F1 और F2 का वैल्यू लिखो जल्दी से। देखो फोर्स लग रहा है F1 लगा रहा है ट्रक, लेकिन किस पे लग रहा है, कार पे। तो हम अगर कार पे धक्का देंगे तो कार का एक्सीलरेशन होगा, भले हम फोर्स लगा रहे हैं हम, लेकिन एक्सीलरेशन किसका होगा, कार का। तो जब ट्रक टकराएगा तो ट्रक फोर्स F1 लगा रहा है, लेकिन लगा रहा है किस पे, कार पे लगा रहा है, ठीक है। तो ट्रक जो यहाँ पे लगा रहा है, देखो F1 जो फोर्स लगा रहा है कार पे लगा रहा है, तो F1 फोर्स लग रहा है कार पे, तो F1 इज इक्वल टू मास ऑफ कार इनटू एक्सीलरेशन ऑफ कार। तो कार का मास m2 और एक्सीलरेशन a2। उसी तरह से F2 लगा रहा है, कार लगा रहा है किस पे, ट्रक पे, तो ट्रक पे लगा रहा है तो ट्रक का मास m1 और एक्सीलरेशन a1 रख दिए वैल्यू। अब कहता है न्यूटन का नियम हमको पता है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, ठीक है। अगर हम F1 को पॉजिटिव मानते हैं तो F2 क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। हमको न्यूटन का तीसरा नियम कहता है जितना फोर्स ट्रक लगाएगा F1 जितना होगा उतना ही क्या होगा, F2 भी होगा, लेकिन एक पॉजिटिव तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव, किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव मान। तो F1 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ F2, ठीक है। F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2 रखो, F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, न्यूटन का तीसरा नियम पढ़े हैं ना, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। जितना ट्रक फोर्स लगाएगा उतना ही कार भी लगाएगा, लेकिन अगर ही लगाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में तो ही लगाएगा नेगेटिव में। F1 का वैल्यू तो हमको पता ही है ना, F1 का वैल्यू कितना है, तब m1 into सॉरी v1 minus m2 ना, m2 into v2 minus q2 by t is equal to माइनस ऑफ, इसको अगर लिखेंगे तो m1 v1 minus u1 by t। अब देखो t से t कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां से सोल्व करते हैं तो m2 क्या होगा, v2 minus m2 u2 है ना, इज इक्वल टू माइनस बाहर रहेगा, यहां से m1 v1 माइनस m1 u1, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, ये देखो इधर लिख लेना इस ब्रैकेट में, यह कहां से आया, f1 इज इक्वल टू माइनस f2, तो यह आया थर्ड लॉ से। तीसरा नियम यही ना कहता है, यहां तक ठीक है। अब f1 f2 के नेगेटिव होगा, तब इसको सोल्व करते हैं, सबको एक तरफ लाओ, यहां से लिखेंगे, देखो m2 v2, अब ये हो जाएगा माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 प्लस m1 u1, ठीक है। सब एक तरफ ले आते हैं, तो यहां से हो जाएगा m2 v2, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस m1 v1 इज इक्वल टू, यहां से m1 u1 प्लस इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस m2 u2, ठीक है। तो यही होता है सिस्टम का मोमेंटम, ध्यान से देखो, यही होता है सिस्टम का मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, ठीक है, और यही होता है इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, फिर से एक बार देखना, वीडियो है, ठीक है ना। तो यहां से
स्टार्ट करना। ट्रक है, ट्रक का एक्सीलरेशन पता है a1 होगा, कार का एक्सीलरेशन a2 होगा, ट्रक f1 लगाएगा, कार f2 लगाएगा। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे, f1 और f2 निकाल लेंगे। f1 f2 आ जाएगा तो हमको पता है कि जो f1 और f2 होता है, न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि जितना फोर्स ट्रक लगाएगा उतना ही फोर्स कार भी लगाएगा। लेकिन ट्रक अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में तो कार नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि f1 इज इक्वल टू माइनस f2। अब f1 f2 का वैल्यू रख देना, सॉल्व कर देना, सब को एक तरफ लाएंगे तो m2 v2 प्लस m1 v1 यह हो गया फाइनल मोमेंटम, लिखे थे शुरू में भी, और m1 v1 प्लस m2 u2 यही हो गया इनिशियल मोमेंटम। यही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है। अब कहा कि एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम बताए थे कि रॉकेट जो काम करता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है। बताया था ना कि रॉकेट नीचे से ऊपर जाता है तो जितना फोर्स किस पे लगाएगा, जितना फोर्स एयर पे लगाएगा, जो धुआं निकलता है उस पे लगाएगा, उतना ही फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा। तो सिस्टम का मोमेंटम रॉकेट सिस्टम के लिए क्या रहता है, कंजर्व रहता है। उसी तरह से जेट एरोप्लेन है, तो जेट एरोप्लेन भी पीछे